नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube क्लासेस में। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सहकारिता अधिनियम 1960 एवं 1962। इसका जो सहकारी समितियों का प्रबंधन वाला पोर्शन है ये हम पढ़ रहे हैं। पिछली लेक्चर में मैंने आप लोगों को अध्याय 5 का पार्ट 1 पढ़ाया था। इस पार्ट 1 के तहत मैंने कुछ अधिनियम कंप्लीट किए थे, लगभग धारा 50 तक। इस अध्याय 5 के धारा 50 तक का मैंने अधिनियम कल कंप्लीट किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये उसका फर्दर सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधे शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है युगल किशोर और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता एक्ट 1960 और 1962 का समितियों का प्रबंधन वाला जो पोर्शन है वो चीज़। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कल हम देख रहे थे सहकारिता अधिनियम 1960 के अध्याय 5 में सोसाइटियों का प्रबंधन नामक अध्याय है। यह अध्याय कुल 48 से लेकर 57 क तक के 48 से लेकर 57 क तक के अधिनियमों को, धाराओं को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसमें से हमने कल क्या किया है कि 48 से लेके पूरा 50 क तक, पूरा 50 तक, 48 से लेके 50 तक जो सोसाइटियों के प्रबंधन का पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सहकारी सोसाइटी के जो निर्वाचन हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये हमारा धारा 50 क है। तो धारा 50 का आप लोगों के सामने है, जिसमें लिखा है कि सोसाइटी के बोर्ड या प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के रूप में निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए क्या क्या निर्भरताएं हैं, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर ये चीज़ करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें जो लिखते हैं वो सारी चीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिखा है धारा 51। धारा 51 जो है वो क्या कह रही है, कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य, प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिए जो उसने सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया हुआ है 12 माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहा है। मतलब पटाया नहीं है ना। अगर आपने कोई लोन लिया है और 12 माह से अधिक की कालावधि के लिए आपने वो लोन पटाया नहीं है तो आपको किसी भी सोसाइटी में बतौर सदस्य भी आप लोगों को मतदान करने का, निर्वाचित होने का आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति बोर्ड, सोसाइटी के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्तों को किसी निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार नहीं होगा यदि वह सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिए जो उसने ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया है 12 माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहा हो। मतलब सेम दोनों ही चीज़ें, मतलब यदि आपको निर्वाचन में मत भी देना है, ये आपको प्रतिनिधि बनने के लिए है ना, निर्वाचित होने के लिए है, और ये आपको मतदाता होने के लिए है। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे आप निर्वाचित होना चाहते हो, चाहे आप मतदाता बनना चाहते हो, 12 मास की अधिक की कालावधि में 12 मास से ज़्यादा के लिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आपने लोन नहीं पटाया है तो आपको मतदाता और निर्वाचक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए धारा 50 ख आप लोगों को राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, राज्य सहकारी जो संघ है, राज्य के सहकारी संघ हैं, इसके अंदर निर्वाचन का शीर्षस्थ आयोग है। ये इसके अंदर जो प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त और सदस्य नियुक्त होते हैं उनके निर्वाचन की पूरी कार्य प्रणाली को ये अपने अंडरटेकन में रखता है। ये उसका कार्यभार देखता है। ठीक है ना, तो इसकी जो चर्चा है ये 50 ख में है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग।
वर्तमान में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग की आयुक्त जो हैं, निर्वाचन आयुक्त जो हैं, ये अभी हमारे यहाँ हैं श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले मैडम। ठीक है, श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले इनका पूरा नाम है। श्रीमती रीना कंगाले भी बोल सकते हैं, रीना कंगाले जी भी बोल सकते हैं। आईएएस अधिकारी हैं और ये इसकी आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त किसकी? सहकारी निर्वाचन आयोग की। तो सहकारी निर्वाचन आयोग का अधिनियम में क्या क्या लिखा है ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है ना, रीना कंगाले आयुक्त क्या लिखते हैं कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालक निर्वाचक नामावली तैयार करने, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन करेगी। गठन किसके तहत हुआ है? 50(1) के तहत हुआ है। 50(2) क्या बोल रही है कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करेगी इन सभी के संचालन के लिए। ठीक है, तो ये जो रीना मैडम का नाम है वो यहाँ से आएगा। 50(2) के तहत जिनकी नियुक्ति हुई है वो रीना कंगाले मैडम इसमें यहाँ से आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर से। फिर 50(3) क्या कहता है? आयुक्त की अहर्ता, निर्हरता, पदावधि, सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसे कि विहित की जाए। मतलब ये चीज़ सारी सरकार खुद से तय कर सकती है। ठीक, फिर राज्य सरकार उप रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को आयोग के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करेगी। ठीक, इसी आयोग के अंदर जो आयोग का सचिव होगा, जो निर्वाचन आयोग में सचिव का, सहकारी निर्वाचन आयोग में सचिव का पद धारण करेगा, वो उप रजिस्ट्रार से नीचे का व्यक्ति नहीं हो सकता। उप रजिस्ट्रार मतलब डीसी वाला जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। डीसी से नीचे का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, मतलब सेकंड क्लास ऑफिसर होना आवश्यक है। ठीक है, सेकंड क्लास ऑफिसर से नीचे के रैंक का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। फिर आप लोगों को 5(क) में देखने को मिलता है कि राज्य सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगी जो उसके निष्पादन के लिए आवश्यक हो। नॉट सो इम्पोर्टेंट। 5(ख) लिखती है कि किसी सोसाइटी के बोर्ड उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन कराने के लिए इस अधिनियम की धारा 49 में उपबंधित आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा। रिटर्निंग अधिकारी RO की नियुक्ति करेगा तथा आयोग यदि आवश्यक समझे तो निर्वाचन के पर्यवेक्षण, नियंत्रण के प्रयोजन के लिए जोनल अधिकारी या अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकेगा। क्या समझ आया कि RO जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके तहत हो रही है? 5(ख) के तहत हो रही है। 5(ख) के तहत 5(ख) आप लोगों को क्या बता रहा है? रिटर्निंग ऑफिसर RO। और जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर कमिश्नर होगा, इलेक्शन कमिश्नर होगा, सहकारिता को क्या बोलेंगे? कॉरपोरेट जो होगा, है ना, कोऑपरेटिव, सॉरी कॉरपोरेट नहीं होगा, कोऑपरेटिव जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये आप लोगों के किसके तहत हो रहा है? धारा 50(ख)(2), धारा 50(ख)(2) के तहत ये चीज़ हो रहा है। और धारा 50(ख)(5)(ख) के तहत ये हो रहा है कि यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हो रही है। ठीक है, फिर देखो, आयोग सारी चीज़ों के लिए आचार संहिता अधिसूचित करेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। आयोग निर्वाचन में सहयोग तथा सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा की शक्ति होगी। अन्य अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अभी निर्वाचन के क्रम में चल रहे हैं, तो ये निर्वाचन की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। 8 का क्या कहता है कि निदेशक बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन निदेशक बोर्ड की पदावधि के अवसान होने के पूर्व किया जाएगा, जैसा पिछली क्लास में मैंने बता चुका हूँ। निदेशक बोर्ड के नवीन निर्वाचित किए गए सदस्यों का बहिर्गामी निदेशक के बोर्ड के सदस्यों के पदावधि के अवसान होते ही पद धारण करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक, पद समाप्त होने से पहले ये लोग पद धारण कर लेंगे, ये चीज़ बोल रहा है। फिर 8(ख) क्या बोल रहा है? आयोग अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की समस्त सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन ऐसी रीति में संचालित करेगा जैसा कि विहित किया जाए, जैसा कि कानून में लिखा होगा उस हिसाब से ये चीज़ करा जाएगा। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक सहकारी सोसाइटी बहिर्गामी बोर्ड विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के 6 मास के भीतर बोर्ड के संचालन के लिए नया जो है उसको जो नया वाला जो वो है
आयोग को लिखित में ऐसे अनुरोध करेगा कि नया चुनाव करवाया जाए। ठीक। घ बोल रहा है खंड ग के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व निर्वाचन संपन्न हो जाए। 6 महीने पहले, मैंने पिछली क्लास की ये चीज़ है, पिछली क्लास में भी ये बताया था कि 6 महीने पहले सारी चीज़ें हो जानी हैं, तो ये 6 महीने पहले का पूरा कार्यकाल में होगा। ठीक है ना। फिर देखो, बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि ऐसी समस्त जानकारी, पुस्तक और अभिलेख जिनकी आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे अद्यतन है, आयोग इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी को समय पर उपलब्ध करा दे। जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको उपलब्ध करा दो। ठीक है ना। फिर आप लोगों को क्या देख रहा है, निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग को उसके द्वारा समस्त सहायता अपेक्षित उपलब्ध कराई जाएगी। ये चीज़ भी यहाँ पर बोर्ड सुनिश्चित करेगा, जो बोर्ड है वो सुनिश्चित करेगा कि ये सारी चीज़ें आप निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। ठीक है। चलिए फिर देखिए 9वां क्या लिखा है, बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने के लिए समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से आयोग को भुगतान किया जाएगा। ठीक है ना। उसकी वसूली उस सोसाइटी से राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जैसा विहित किया जाए। ठीक। सरकारी सोसाइटी से लेगा, लेकिन भुगतान उसको निर्वाचन आयोग को करना पड़ेगा। आयोग बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे। ठीक। इस धारा के अधीन जारी किए गए ऐसे निर्देश बोर्ड एवं उसके सदस्यों पर बंधनकारी होंगे। ठीक है ना। कोई भी निर्देश जो जारी किया जा रहा है वो पूरी तरीके से सभी पे बाध्य होंगे, उस आदेश को मानने के लिए बाध्य होंगे। जैसा हमारी जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन के समय जो भी आदेश देती है उसका मानना हर अभ्यर्थी को, हर जो कैंडिडेट है उसको मानना आवश्यक हो जाता है ना। अगर नहीं मानेगा तो उसकी कैंडिडेचर को, उसका जो अभ्यर्थिता है जो उसको निरस्त कर दिया जाता है। हालांकि अभी तक ये निरस्त हुआ नहीं है किसी का, लेकिन निरस्त हो जाता है। हाँ, एक बार हुआ था, पिछली बार जो वाराणसी का जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक आर्मी ऑफिसर कोई सेलेक्ट हुआ, कोई खड़ा हुआ था, तो उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया गया था फ्यू सम रीजंस के कारण, है ना। तो वो शायद वो इन्हीं सब कारणों से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि आयोग के पास अंततः जो शक्ति है उसके तहत वो कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक। कार्यों का विधिमान्यकरण कार्यों का विधिमान्यकरण धारा 51 में लिखा है। तो धारा 51 के तहत जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि किसी सोसाइटी, बोर्ड या किसी अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण उस सोसाइटी या बोर्ड की प्रक्रिया में या उसके गठन में या ऐसे अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन में कोई त्रुटि विद्यमान है अथवा इस आधार पर की गई ऐसी अधिकारी अपनी नियुक्ति के लिए निर्धारित था, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। मतलब कि जो भी कार्य वो वहाँ पे पद धारण करके कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके सारे कार्य, है ना, वैलिडेट होंगे, उसके सारे कार्य वैलिडेट होंगे। मतलब वो जो भी काम करेगा वो पूरी अथॉरिटी के साथ करेगा। ऐसा नहीं कि उसने नियुक्त कर दिया और फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। त्रुटि विद्यमान होने के बावजूद भी अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, चूँकि वो बतौर वहाँ पे अधिकारी वो अपनी नियुक्ति के लिए निर्धारित था। निर्धारित मतलब क्वालिफाइड था। ठीक है ना। ये चीज़ समझ आया। फिर आप लोगों को सहकारी नाम निर्देशित करने की, नियुक्त करने की शक्ति जो है राज्य सरकार किसी सोसाइटी के अंश पूंजी के अभिदाय हो, जहाँ पे उसका पैसा डला हो, है ना, किसी सोसाइटी के अंश पूंजी में उसकी वृद्धि करने में धारा 45 के उपबंधित परोक्षता सहायता की हो। ये चीज़ धारा 45 में पढ़ाया ऊपर, उसमें भी है। मूलधन दिया हो, मतलब कहीं पे भी सरकार का पैसा लगा हो, वहाँ सरकार किसी को भी सरकार का हित संरक्षित करने के लिए नियुक्त कर सकती है। ठीक है। लेकिन नियुक्त करने की शर्त क्या होगी कि राज्य सरकार किसी निर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी को ऐसी सोसाइटी के समस्त बोर्डों या उनमें किसी बोर्ड में 4 से अनधिक व्यक्ति, उतने व्यक्तियों को जितना वह ठीक समझे नाम निर्दिष्ट कर सकती है। मतलब 4 से ज़्यादा नहीं कर सकती है ना। और ऊपर हमने देखा था, मतलब पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी बोर्ड के अंदर 2 से ज़्यादा व्यक्ति सरकार पहला विशेषज्ञ के रूप में, दूसरा उसको नॉमिनी के रूप में, मतलब अपने अधिकारी के रूप में, और एक संचालक के रूप में, ये लोग वहाँ पे नियुक्त होते हैं, है ना। तो ये 2 के अतिरिक्त यहाँ पे 4 की और चर्चा की गई। 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे जो राज्य सरकार जिनको भेजे, है ना। तो ये वाला चीज़ है। ठीक। वहाँ पे 2 की बात हुई थी, यहाँ पे 4 की बात हुई है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों ही सेम सिमिलर है। तो कौन सी धारा के तहत आपसे पूछ रहा है उस धारा को ध्यान रखेंगे। ये धारा 52 घ की बात हो रही है।
धारा 52 घ की बात है, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसके जो दूसरी धारा है, उपधारा 1 के अधीन किसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति ऐसी काल अवधि के लिए ऐसी शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए पद धारण करेगा। ये जो व्यक्ति हैं इनके पद धारण करने के बारे में इसमें कहा गया है, ठीक। चलो, ये आपके काम का नहीं है कि ऐसे व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी बोर्ड में उपधारा के दिन निर्दिष्ट किया होगा, बोर्ड में एक मत देने का अधिकार होगा, ठीक है ना। ये चीज़ बोर्ड में एक मत देने का अधिकार होगा, ये यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। चलो, सोसाइटी के पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार राज्य सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं होता है, ठीक है। प्रतिनिधि को नहीं होगा। राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि है वो निर्वाचन में मत नहीं दे सकता है, बाकी सारी जगह पे मत दे सकता है। मतलब कहीं पे पूछा गया कि सर मतलब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक खंभा लगाना चाहिए, हमारे सहकारी सोसाइटी में एक पेयजल की पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसमें वो अपना मत दे सकता है कि नहीं भाई, बगल में बोरिंग है वहाँ से पानी भर लो, नहीं तो बगल में हैंडपम्प है, बगल में दुकालू के यहाँ से पानी भर लो, बगल में रामू के यहाँ से पानी भर लो, है ना। तो इस तरीके से वो किसी भी मतलब कि अगर कोई ऐसा जो चीज़ है जिस पे खर्च नहीं किया जाना चाहिए सोसाइटी को, जो कि सोसाइटी के पास वैसे भी फंड का कमी रहता है, तो वो सोसाइटी को ऐसा अपना मत दे सकता है कि देखो भाई ऐसा करना आवश्यक नहीं है, इसको ना करें, ठीक है ना। लेकिन निर्वाचन के समय में वो मत देने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य सरकार का नॉमिनी है, उसका विशेषज्ञ है, उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है, ठीक है। चलिए, चौथा क्या लिखा है, सोसाइटी के अंश पूंजी में विधायक किया हो सोसाइटी को 3 लाख उस सोसाइटी को 3 लाख रुपए से या उससे अधिक के दिए गए उधारों अग्रिम के मूलधनों के प्रति संदाय पर ब्याज के संदाय के प्रत्याभूत किया हो, ये वो दुनियादारी सब चीज़ किया हो, तो नाम निर्दिष्ट कर सकेगा और सदस्यों में से एक को सोसाइटी का प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक, प्रबंधक के रूप में नियुक्त करेगा। ये राज्य सरकार करेगा, राज्य सरकार की शक्ति है ये, ठीक है ना। और उपधारा 1 के अधीन नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्यों में से एक सदस्य को सोसाइटी के बोर्ड के सभापति के रूप में भी नाम निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है। बोर्ड का सभापति भी वो बन सकता है। और यहाँ पे नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्यों में से एक को सोसाइटी का प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक और प्रबंधक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। ये सरकार की अपनी पावर है। सरकार जहाँ पे उसका पैसा लगा है, जहाँ पे उसने अंश पूंजी दिया हो, जहाँ पे उसे 3 लाख से ज़्यादा की उसकी कहीं पे इन्वेस्टमेंट है सरकार का, है ना, सरकार ने किसी सोसाइटी को दिया 3 लाख से ज़्यादा उसके उद्धार के लिए, तो वो सरकार वहाँ पे अपना कंट्रोलर, अपना जो सभापति है, अपना एक सदस्य वहाँ पे रखेगी। इस सदस्य के पास मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्वाचन में वो अपना भागीदारी नहीं निभा सकता, ठीक है। फिर आप लोगों को देखना है धारा 53 बोर्ड का अधिष्ठान विच इज सेपरेशन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड को कैसे हटाया जा सकता है ये चीज़। पहला, यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी का बोर्ड लगातार चूक कर रहा है। दूसरा, सोसाइटी के उपविधियों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए विधिपूर्ण आदेश का कर्तव्य करने में उपेक्षावान है और कर्तव्य पालन करने के लिए रजामंद है नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रार वाला कोई भी काम वो कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तीसरा, सोसाइटी के सदस्यों के हितों को नहीं ध्यान दे रहा है। चौथा, अधीन बनाए गए नियमों सोसाइटी के उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं ना, सब अपना मनमानी कर रहा है, तो रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा संचालक मंडल को हटा सकता है। कौन हटा सकता है? केवल और केवल रजिस्ट्रार हटा सकता है ना। रजिस्ट्रार के पास इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे संचालक मंडल को ही हटा सकता है, अगर वो मंडल ये सारी गलतियां कर रहा है। तो कौन कौन सी गलतियों के लिए, ये आप लोगों को MCQ में मल्टीपल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे देखने को मिल सकता है कि किसी सोसाइटी का बोर्ड किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है या फिर किस विधि के अनुपालन में उसको हटाया जा सकता है। ये प्रश्न अगर आता है तो आपको ये वाला चारों चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना, कौन कौन सी शर्तों के अधीन हटाया जा सकता है। फिर देखो, संचालक मंडल को हटा सकेगा सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु ऐसी निर्दिष्ट कालावधि के लिए। अगर उनको हटा दिया जो 6 माह है, तो 6 माह के भीतर क्या करना है कि रजिस्ट्रार बोलेगा कि निर्वाचन करवाओ, वहाँ पे नया संचालक मंडल नियुक्त करो, तो इस सब के लिए 6 माह का उसको अवधि दिया जाएगा, है ना। और सहकारी बैंक के मामले में क्या होगा कि RBI से पूछेगा और ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, है ना। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई भी संचालक मंडल के बिना कोई काम नहीं करेगा। अगर कहीं पे संचालक मंडल नहीं है तो वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति करेगा। 2 चीज़ें यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर है, एक एक सहकारी जो संघ होती है, सहकारी जो समिति है उसके बारे में बात हो रही है, और एक सहकारी बैंक के बारे में बात हो रही है। सहकारी समिति अगर इनमें से कोई 4 काम कर रही है जो कि उसके सदस्यों के हित में नहीं है, तो उनको रजिस्ट्रार हटा सकता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रार सीधे सीधे लिखित आदेश देके हटा सकता है, ठीक। सहकारी ये हटा देगा तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर
6 महीने के अंदर उसको चुनाव कराना है। ठीक, 6 महीने के अंदर चुनाव कराएगा और नया संचालक मंडल को नियुक्त करेगा कि अब तुम लोग को ये चीज़ देखना है। लेकिन सहकारी बैंक ही अगर ऐसा पैसा वैसा का घालमेल करती है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सहकारी बैंक को के अंदर 1 साल के अंदर इस सारी चीज़ को, ये जो ऊपर प्रक्रिया किया है ना, पहले हटाएगा, फिर 1 साल के अंदर उसके अंदर नया संचालक मंडल नियुक्त करेगा। और इस सब के लिए अगर बैंक का केस है तो उसको आरबीआई की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना। परंतु ये देखो यहाँ पे लिखा है कि संचालक मंडल को अधिक्रमित नहीं किया जाएगा, है ना, निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा जहाँ शासन की अंशधारिता या ऋण वित्तीय सहायता या शासन को कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई है। मतलब अगर शासन को अगर कहीं पे पैसा लगा है तो वहाँ पे संचालक मंडल को अधिक्रमित नहीं किया जाएगा, उसको मतलब ओवर रूल नहीं किया जाएगा। वहाँ पे जो प्रशासक होंगे वो प्रशासन के ही लोग होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, सहकारी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श अनिवार्य है, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक, चलो आगे देखो। परंतु यह कि यदि कोई ऐसी संसूचना जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हों, उस निवेदन के जिसमें परामर्श चाहा गया हो, बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने के 30 दिवस के भीतर प्राप्त न हो तो यह उपधारणा समझी जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। ठीक है ना। 30 दिन के भीतर अगर रिजर्व बैंक अपने किसी भी उसमें अपना वो नहीं देता है तो इसको ये माना जाएगा कि रिजर्व बैंक हमारे जो कार्यवाही है उससे सहमत है और जो रजिस्ट्रार आदेश दे रहा है उसको पारित करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। ठीक है। फिर देखो दूसरा क्या बोल रहा है, उपधारा 1 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड के अभिकथन दस्तावेज उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में उनको एक बार अपना जो विचार है वो रखने ना दिया गया हो, है ना। ये चीज़ हर कानून में जहाँ पे भी उनको अगर किसी के विरुद्ध अगर कार्रवाई हो रही है तो उसके जो नेक्स्ट जो धारा होती है, उसके नेक्स्ट जो उपनियम होता है, वो हमेशा उसको अपना पक्ष रखने का जो अधिकार है वो प्रदान करता है। ये भारत में कानून के शासन के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। परंतु ऐसा आदेश 6 माह से अधिक तथा सहकारी बैंक के मामले में 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। 6 माह के अंदर आपको चूँकि एक निर्वाचन मंडल वापस नियुक्त करना पड़ेगा और सहकारी बैंक के मामले में 1 वर्ष रहेगा, तो ये 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रह पाएगा। ये चीज़ सही बात है। ठीक है ना। छठवां, इस प्रकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों को रजिस्ट्रार नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेशों के जो वो समय समय पर अध्याधीन रहते हुए बोर्ड की या सोसाइटी के किसी अधिकारी की समस्त शक्तियों का, उनमें किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समस्त कृत्यों और उसमें कृत्य का निर्वहन करने तथा ऐसी कार्रवाई जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित है करने की शक्ति होगी। ठीक है ना। जो भी व्यक्ति होगा वो सारी चीज़ें, मतलब ये जहाँ पे जो प्रशासक की बात हो रही भाई, यहाँ पे जो व्यक्ति प्रशासक के रूप में नियुक्त होगा उसको जो भी पावर दिया जाए वो सारा का सारा पावर को यूज़ करने का उसके पास शक्ति होगा। ठीक है, जो भी सोसाइटी करती है। रजिस्ट्रार पारिश्रमिक नियत कर सकेगा जो इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है ना। और ये सोसाइटी के प्रबंध किए गए अन्य खर्चे यदि कोई हो तो उसकी निधि से देगा, सोसाइटी से ही इसको पेमेंट जाएगा। छठवां देखो, इस प्रकार के नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी नियुक्ति की कालावधि का अवसान हो जाने के पूर्व उस सोसाइटी के उपविधियों के अनुसार नवीन बोर्ड के गठन के लिए व्यवस्था करेगा। प्रशासक जो है वो नवीन संचालक बोर्ड के गठन के लिए कार्य करेगा और उसके लिए उसको पारिश्रमिक अलग से दिया जाता है। ठीक है। किसी वित्तदायी बैंक के संबंध में क्या होगा, ऐसी सोसाइटी जो किसी वित्तदायी बैंक के ऋणी है के अधीन कार्यवाही करने के पहले छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित से और उसके पश्चात वित्तदायी बैंक से ऐसी कार्रवाई के संबंध में परामर्श करेगा। कोई सहकारी सोसाइटी, कोई सहकारी बैंक किसी बैंक से लोन लेके अपने सहकारी समिति के लोगों को अपना जो लाभ दे रही थी तो उसको पहले क्या करेगा कि वो राज्य सहकारी बैंक जो अपेक्स बैंक है उससे, और किससे लेगा, जो वित्तदायी बैंक है जिसने, जैसे नाबार्ड हमारे यहाँ संस्था है जो वित्त प्रदान करने का कार्य करती है, तो वो इनसे क्या लेगा, सहमति प्राप्त करेगा, इनसे परामर्श करेगा मैं ऐसा हटा रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और अगर उस विचार से निवेदन से परामर्श चाहा गया हो तो ऐसे बैंक को 45 दिन के भीतर संसूचित किया जाना है। ठीक है। संसूचित ना करे तो उसकी कार्रवाई से सहमत ऐसा माना जाता है। 45 दिन के अंदर बैंक अपना वो रखेगी कि सर वो हमारा इतना पैसा लग रहे हैं, आप ऐसे कैसे हटा सकते हो, है ना, उससे हमारा पैसा कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें बातचीत होती है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक। फिर देखो इसी धारा की जो आठवीं जो उपविधि है जो वो क्या कह रही है, धारा 48, 49 तथा 50 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सोसाइटी के साधारण निकाय उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों के बीच कोई मतभेद हो
तो वह मामला रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाएगा, है ना, और उसका विनिश्चय क्या होगा, अंतिम होगा। परंतु रजिस्ट्रार अगर वो चीज़ ना करे तो साधारण निकाय का विनिश्चय अभिभावी होगा, है ना। 3 माह के भीतर अगर रजिस्ट्रार उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो साधारण निकाय मतलब जो जनरल सभा है वो जो चीज़ निर्णय ले कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए ये मेथड हम यूज़ करेंगे। अगर ऐसा कोई साधारण निकाय अपनी सहमति से निर्णय ले लेता है तो रजिस्ट्रार भी उसके लिए रजिस्ट्रार उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 9वां क्या है कि किसी बात के होते हुए यह समझा नहीं जाएगा कि वह सोसाइटी के परिसमापन का निर्देश रजिस्ट्रार की शक्ति पर प्रभाव डालती है ना। कोई भी ऐसा निर्देश नहीं होगा जो कि रजिस्ट्रार को परिसमापन करने का जो उसका पावर है, कोई भी सोसाइटी को समाप्त करने का पावर है, वो चीज़ को वो रजिस्ट्रार से छीन नहीं सकते, है ना। ऊपर अगर कोई भी हमारे बीच में मतभेद है, उस मतभेद के आधार पे हम ये चीज़ नहीं तय कर सकते कि हम सोसाइटी को ख़त्म करेंगे, है ना। अगर आप 3 माह के भीतर ये निर्णय ले रहे हो कि हम ये मामला सुलझा लेते हैं तो ठीक है। अगर आप ये निर्णय ले रहे हो कि हम मामला नहीं सुलझाने वाले, हम सहकारी समिति को ही ख़त्म करेंगे, तो समिति को ख़त्म करने का अंततः जो अधिकार है वो रजिस्ट्रार के पास है। वो ये चीज़ कह रहा है, सोसाइटी का परिसमापन का निर्देश देने का जो रजिस्ट्रार का शक्ति है वो इसमें प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है ना। नहीं, यह नहीं समझा जाएगा कि वो प्रभाव डालती है, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक। फिर देखो 10वां में क्या लिखता है कि सूचना जारी किए जाने पर बोर्ड को हटाए जाने के आदेश पारित किए जाने के बीच की कालावधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा बोर्ड से यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसे प्राधिकारी के जिसे कि रजिस्ट्रार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पर्यवेक्षण के अधीन उसके अनुमोदन से कृत्य करे और फलाने का न करे और कोई भी अपना काम अपने मन से ना करे। ये ऊपर की जो चीज़ है उसी चीज़ को लिखा है, ठीक है। और इसमें आपके लिए इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ लिखता है, परंतु यह भी कि निलंबन की कालावधि के 6 मास से अधिक नहीं होगी, है ना। मतलब ये जो बोर्ड है उसको निलंबित 6 मास से अधिक नहीं होगी। उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर बोर्ड का निलंबन रिवोक हो जाएगा। मतलब सारे का सारा बोर्ड, अगर 6 महीने के अंदर कोई नया बोर्ड चुनकर नहीं आता है तो इस 6 माह के भीतर ही जो पुरानी बोर्ड है वो वापस से जो पद है उसमें आ जाएगी, ये चीज़ बोल रहा है। परंतु यह भी कि निलंबित बोर्ड का अधिष्ठान ऊपर वर्णित कार्रवाइयों के किए जाने के पश्चात नहीं किया जाता है तो उसे पुनः स्थापित किया जाएगा और उस कालावधि के जिसके दौरान वह निलंबित रही है गणना कार्यकाल के प्रति नहीं की जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई सोसाइटी का जो बोर्ड है, सोसाइटी का बोर्ड 2 साल में उसके ऊपर आरोप लगे और उसको निलंबित कर दिया गया, है ना। 2 साल 6 महीने तक उसको कुछ मतलब 2.5 महीने तक जो हो गया, 2 साल 6 महीने में उसका कोई निर्णय नहीं आ पाया कि उसको निलंबित किए हैं। वो आधार मतलब वो सत्यापित नहीं कर पाए कि ये सारी चीज़ें सही हैं कि गलत है, तो ये वापस से 2 साल 6 माह 1 दिन में ये सारे के सारे लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे लोग वापस आ जाएंगे। अब सोसाइटी का कार्यकाल कब तक है, जब तक अगला चुनाव ना हो जाए, और अगला चुनाव कब होगा, 5 वर्ष के अंदर होता है ना। 5 वर्ष के अंदर चुनाव होता है, जब तक अगला चुनाव ना हो तो ये 5 वर्ष नियरली यही चलता रहता। अभी 5 वर्ष के अंदर ये अगला चुनाव होना है, तो ये 5 वर्ष के अंदर जब अगला चुनाव होना है तो ये 5 वर्ष के बीच में ये 2 साल के बीच तो ये 6 महीने के लिए एक्सपांड हो गए, वो हो गए, निलंबित हो गए, सस्पेंड हो गए, है ना। तो इनकी जो कार्यकाल है, मान लीजिए अगर वो 1/1/2020 को शुरू हुआ, सस्पेंड कब हुआ, 1/1/2022 को, वापस से उसको रिवोक कब किया गया है, 1/7/2022 को वो वापस से रिवोक हुआ। ये बीच का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल की गणना नहीं की जाएगी 5 साल के लिए, है ना। उसका कार्यकाल कितना माना जाएगा, 4.5 साल का हो जाएगा ये। अगर 5 साल में चुनाव हो रहा है तो अगला चुनाव की जो भी तिथि होगी उसके पहले इसका कार्यकाल का गणना अगर करना है तो ये जिस समय पे निलंबित था उस समय को इसके कार्यकाल में गणना नहीं किया जाएगा। तो जो अगला चुनाव है वो 2001-1/2020 का अगला चुनाव 1/1/2025 में होना चाहिए, है ना। लेकिन 1/1/2025 में ना होके ये क्या होगा, चूँकि ये 6 महीने के लिए सस्पेंड था, तो जो चुनाव होगा वो कब होगा, 1/7/2025, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इस लाइन में समझाना चाह रहा था, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को सारा कमेंट जो है उस चीज़ को रिजॉल्व कर दूंगा। चलो आगे देखते हैं।
परंतु कोई भी निलंबन आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सोसाइटी की बोर्ड को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता। पहले मैं बता चुका हूँ, अगर ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो नीचे उसको आरोप के विरुद्ध अपना जो मत है वो रखने का, अपना पक्ष है वो रखने का उसको अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक, जो अधिनियम की धारा 12 है वो क्या कह रही है, अधिनियम की जो धारा सब क्लॉज के अंदर जो धारा 12 है वो क्या कह रही है कि जो सोसाइटी उपधारा 1 के अधीन अधिष्ठित किया जाता है, उस बोर्ड का कोई सदस्य इस अधिनियम के उसके अधीन बनाए गए नियमों, उस सोसाइटी की उपविधियों के अंतर्विष्ट होते हुए भी 7 वर्ष की कालावधि तक उस सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा और ना ही उसमें सहयोजन या नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा। अगर कोई व्यक्ति गिल्टी फाउंड हुआ है ना, गिल्टी फाउंड हुआ तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक के लिए बोर्ड में निर्वाचन लड़ने का अधिकार नहीं होगा। ये चीज़ समझ आया क्या? अगर कोई व्यक्ति सरकारी निर्वाचन आयोग, सरकारी बोर्ड का समिति का सदस्य यदि किसी अपकृत्यों में, दुष्कृत्यों में या फिर किसी ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध गतिविधियों में संलग्न पाया गया और अगर ये आरोप सिद्ध होता है कि वो सोसाइटी के उसमें संलग्न था, सोसाइटी के अहित में संलग्न था, तो उसको निलंबित किया जाएगा और उसको अवसर दिया जाएगा। वो अवसर देने के बाद वो अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाया तो उसकी जो निलंबन है वो तो हो ही जाएगा, वो तुरंत वहाँ से हट जाएगा, है ना। इसके बाद भी वो वापस से आने वाले 7 साल तक वापस किसी सहकारी समिति का सदस्य नहीं बन पाएगा। समझ आया? देखो ये चीज़ यहाँ पे इतना चीज़ था। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य को लागू नहीं होगी जो कि बोर्ड के ऐसे विनिश्चय का उसका अधिक्रमण हुआ हो पक्षकार नहीं था, है ना। मतलब अगर सोसाइटी में 12 सदस्य हैं, 12 में से 5 के ऊपर ये आरोप लगा है कि भाई ये लोग घपला कर रहे हैं, और तो फिर बाकी 7 को क्यों सज़ा मिले? तो बाकी 7 पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। जो किसी भ्रष्टाचार में, घालमेल में शामिल है उसको हम शामिल करेंगे और उन्हीं को हम दंड देंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपराध नहीं किया है उसको भी, चूंकि वो उसके बोर्ड का सदस्य है, उसको सज़ा दी जाए। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब देखो इसके बाद 53 क्या कह रहा है। 53 कहता है कि सहकारी बैंक के अधिकारी को हटाया जाना। सहकारी बैंक के अधिकारी को हटाया जाना यहाँ पे लिखा है। तो इसका जो 53 का 1 है वो क्या कहता है कि बोर्ड के सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड की पूर्ति नहीं करते हैं, रजिस्ट्रार की नियुक्ति के प्राधिकारी द्वारा रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक की अनुशंसा पर हटाया जाएगा। कौन कौन अनुशंसा करेगा? एक तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एक बोर्ड के सदस्य और एक रजिस्ट्रार या नियुक्ति किए गए प्राधिकारी द्वारा, और रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की अनुशंसा पर ही हटाया जाएगा। क्योंकि बैंक है तो बैंक के केस में बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ मतलब जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी आवश्यकता है, तो उसको ऐसे ही नहीं हटाया जाएगा, उसको इन लोगों की अनुशंसा पर हटाया जाएगा। दूसरा बोल रहा है, दूसरा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक की राय हो कि किसी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि उसका निरंतर बना रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है। रिजर्व बैंक की राय हो ना, मतलब रिजर्व बैंक भी सुपरविज़न रखता है, तो रिजर्व बैंक की राय में यदि कोई व्यक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य है कि उसका निरंतर बना रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तो वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाए जाने के लिए रजिस्ट्रार से अपेक्षा करेगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों बोला मैं? क्योंकि ये जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, ये पेपर 2 जो है, पेपर 2 बोल रहा हूँ, ये जो MCOM MBA वालों का जो पोर्शन है जिसमें 9 पद की बात की गई है, ये उस पोर्शन में ये जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त होंगे, है ना, वो लोग प्रबंधक के रूप में नियुक्त होंगे। तो ये प्रबंधक के रूप में जो नियुक्त होंगे उनको CEO बनाया जाएगा। तो अगर ये लोग अगर नियुक्त हुए तो इनको हटाने का जो राय है वो रिजर्व बैंक ही रखता है, रजिस्ट्रार से अपेक्षा कर सकेगा तथा रजिस्ट्रार ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात हटाए जाने का तत्काल कार्य करेगा। ठीक, इसका तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा 48 की उपधारा 9 के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में संयोजित किया गया हो, रिजर्व बैंक की राय में अपेक्षित ज्ञान तथा अनुभव नहीं रखता हो, तो रिजर्व बैंक राष्ट्रीय बैंक की सलाह पर युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसे पद से हटा दिया जाएगा। जो बैंकिंग सेक्टर का नहीं है उसको हटा ही दो, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा चीज़ कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट धारा है
जो है धारा 54 प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये नियुक्ति कौन करेगा? कोई भी सोसाइटी किसी सचिव एवं दुनियादारी की नियुक्ति नहीं करेगी जब तक कि अहर्ताएँ धारण न करता हो, जैसा कि विहित किया जाए। अब ये इसके बारे में आगे देखो, आगे लिखते हैं कि ये जो रजिस्ट्रार के आदेश पर ही ये लोग सारा लोग अपना क्या करेंगे? पद धारण करेंगे। अंततः जो शक्ति है वो सारी रजिस्ट्रार के पास होती है। सारे की सारी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। इसके बाद फिर आपको धारा 55 में आप लोगों को देखने क्या मिलेगा कि जो रजिस्ट्रार है उसी के पास नियुक्ति है, उसी के पास सारी शक्ति है, मतलब वो सारे लोगों को बाध्य करता है कि वो लोग आगे सारी चीज़ों को धारण करें कि ना करें, है ना। बाध्यता जो है वो रजिस्ट्रार रखता है। तो अंततः इसमें देखोगे कि राज्य सहकारी बैंक के मामले में भी जो नियुक्ति है मुख्य कार्यपालन अधिकारी की, वो रजिस्ट्रार ही उक्त बैंक में करेगा। तो हर किसी कोई भी कर्मचारी वृंद अगर कहीं पे नियुक्त हो रहा है तो कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो, है ना, अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति अंततः रजिस्ट्रार ही करेगा। रजिस्ट्रार के आदेश पर हुई होगा, रजिस्ट्रार के पास ये पूरी शक्ति है। इसके अतिरिक्त धारा 55 में रजिस्ट्रार का जो सोसाइटी के जो नियोजन की शर्त है उसको अवधारण करने की शक्ति उसके पास होती है। 56 में उसके जो रजिस्ट्रार के बाध्यता का पालन करने की रजिस्ट्रार की शक्ति उसके पास होती है। धारा 57 अभिलेखों का अधिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति बताती है ना। धारा 57 का अभिलेख और संपत्ति के कब्जा लेने के जो रजिस्ट्रार के पावर है उसको बताती है। तो आप देखेंगे कि रजिस्ट्रार का पावर एकदम लिमिटलेस पावर है रजिस्ट्रार के पास, है ना, और वो सारे पावर को यूज़ करता है इस सहकारी सोसाइटी और सोसाइटी के प्रबंधन को चलाने के लिए। तो सोसाइटीज़ का जो मेन करता धरता है वो कौन होता है? वो होता है रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्ट्रार को बिल्कुल एकदम सिर आंखों पे बैठा के रखना है और वही सारा चीज़ करता है। ठीक क्या? चलिए, ये हुआ आप लोगों का आज का क्लास समाप्त। ये था भाग 2 अध्याय 5 का। इसके बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट अध्याय आएगा, है ना। अध्याय 2 का पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप लोग अगली क्लास में जुड़िए। अगली क्लास में आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसका जो PDF है ये हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।